राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारत के प्राचीन ज्ञान में जो सबसे अद्भुत और अविश्वसनीय बात है वह है समय को समझने की उनकी अद्वितीय दृष्टि। ऋषि मुनि सिर्फ धार्मिक साधना तक सीमित नहीं थे, वे असल में प्रकृति विज्ञानी, खगोलविद और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने जिस सूक्ष्मता से समय को मापा, उसी का आधुनिक विस्तार आज सुपर कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखा जा सकता है। आज आधुनिक युग में जब हम सुपर कंप्यूटर की गति सुनते हैं जो अरबों गणनाएं प्रति सेकंड में कर देता है, तो ऐसा लगता है कि यह मानव सभ्यता की सबसे ऊंची तकनीकी छलांग है और इसे पश्चिम ने आविष्कारित किया है। लेकिन अगर हम भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों लघुनंदी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और लल्लाचार्य जैसे मनीषियों के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने बहुत पहले ही समय की सूक्ष्मता से गणना का महती कार्य कर लिया था। भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों ने समय को केवल घड़ी के घंटों और मिनटों तक नहीं बांधा, उन्होंने इसे त्रुटि, निमेष, तत्पल और परमाणु जैसे सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित करने का अभूतपूर्व शोध किया था। ऋषियों और उनके जैसे वैदिक काल के खगोलविदों ने काल की इस गहराई को ज्योतिष और पंचांग में पिरोया। आज जब हम सुपर कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की गति और क्षमता पर चकित होते हैं, तब यह समझना और भी अद्भुत लगता है कि हजारों वर्ष पहले भारतीय ऋषि मनीषियों ने समय को सेकंड के 34,000वें हिस्से तक बांटने की वैज्ञानिक सूक्ष्मता प्राप्त कर ली थी। प्राचीन भारतीय कालगणना सिर्फ वर्ष, महीना, दिन या पल तक सीमित नहीं थी। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में समय की अत्यंत सूक्ष्म इकाइयां परिभाषित की गई हैं, जैसे त्रुटि, तत्पल, क्षण, निमेष, प्राण और आगे बढ़ते हुए परमाणु काल, जिसे आज की भाषा में सेकंड के हजारों हिस्से में व्यक्त किया जाता है। वैष्णव मताभिधान और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि 34,300 त्रुटियां मिलकर एक निमेष बनता है। यानी भारतीय ऋषि एक सेकंड से भी सूक्ष्म त्रुटि को जानते थे। यह दर्शाता है कि उनके पास खगोल शास्त्र और गणित का कितना विकसित ज्ञान था। आज दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्विंटिलियंस ऑपरेशंस प्रति सेकंड की दर से गणना करते हैं। मतलब एक सेकंड में एक के बाद 18 शून्य वाली गणनाएं, जैसे
जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू 442 पेटाफ्लॉप्स, यूएसए का फ्रंटियर एक्साफ्लॉप स्तर पार कर चुका है, यानी 1 सेकंड में 10 की 18वीं घात फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। इनकी स्पीड मापने की इकाई भी माइक्रोसेकंड यानी 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा या नैनोसेकंड मतलब 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा होती है, जो सीधे उसी सूक्ष्मता को छूती है जिसे ऋषियों ने त्रुटि जैसे कालखंडों से व्यक्त किया। ऋषियों के लिए समय सिर्फ भौतिक नहीं था, वह ऊर्जा और चेतना का भी गणित था। वे खगोलीय घटनाओं को सूक्ष्मतम पल में नापते थे ताकि यज्ञ, ग्रहण, नक्षत्रों की गति, पंचांग सब कुछ सटीक हो। आज के एआई और सुपर कंप्यूटर भी उसी सटीकता से सूचनाओं का महासागर छांटते हैं। ट्रिलियन बाइट्स डेटा के छोटे छोटे बिट्स सेकंड के अति सूक्ष्म अंश में प्रोसेस होते हैं। ऋषियों ने समय के सूक्ष्मतम अंश को देखा ताकि ब्रह्मांडीय गणना हो सके। सुपर कंप्यूटर उसी सूक्ष्म कालखंड में गणना करते हैं ताकि अरबों डेटा पॉइंट्स एक साथ हल हों। ऋषि अपने मस्तिष्क को एक जीवित कंप्यूटर मानते थे। ध्यान और तपस्या से चेतना को इतनी सूक्ष्म लय में साधते थे कि समय का विस्फोटक ज्ञान उनके लिए सुलभ हो जाए। भारत के कृषि विज्ञान में यह सूक्ष्म कालगणना सीधे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवहार से जुड़ जाती थी। ऋषि पाराशर, जिन्होंने कृषि विज्ञान का पहला व्यवस्थित ग्रंथ कृषि पाराशर रचा, ऋषि कश्यप, जिन्होंने कश्यपीय कृषि शास्त्र में बीज, ऋतु और नक्षत्र के संबंधों का गहन वर्णन किया। ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतीय कृषक आकाश में तारे गिनते हुए धरती पर हल चलाते थे। भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों ने ही प्रतिपादित किया था कि काल और खेती का रिश्ता पृथ्वी और आकाश को जोड़ता है। ऋषि लघुनंदी और सूर्य सिद्धांत के रचयिताओं ने जो त्रुटि की धारणा दी, वही आधुनिक मौसम विज्ञान में उपग्रहों द्वारा भेजे गए डेटा के हर पिक्सेल और हर बिट में जीवित रहती है। सुपर कंप्यूटर उसी त्रुटि के खरबों संगठनों को एकत्र कर वर्षा, तूफान और चक्रवात की भविष्यवाणी कर रहा है। प्राचीन भारत में कभी किसान अपनी आंख से बादल नहीं देखते थे, पहले पंचांग देखते थे। पंचांग जिसमें ऋषियों की त्रुटि गणना छिपी रहती थी। वर्षा कब होगी, बीज कब बोया जाए, किस ऋतु में कौन सा रोग फसल को लगेगा। यह विज्ञान सिर्फ अनुभव से नहीं बल्कि खगोल और काल की गहराई से तय होता था। ऋषि वराह मिहिर ने बृहत संहिता में कृषि और मौसम के अद्भुत सूत्र दिए, जो बताते हैं कि किस दिशा में बादल उठने से कितनी वर्षा होगी और किस समय भूमि में नमी कब कितनी होगी। कृषि क्षेत्र में आज जब किसान मौसम पूर्वानुमान के लिए उपग्रह आधारित मॉडलों और एआई ऐप्स का सहारा लेते हैं, तो वे अनजाने में ऋषि कश्यप और ऋषि पाराशर की परंपरा का ही पालन कर रहे होते हैं। बस तब किसान पंचांग से आकाश पढ़ता था, आज मोबाइल स्क्रीन पर एग्रो ऐप्स से पढ़ता है। तब गणना मनुष्य के भीतर होती थी, अब मशीन के भीतर होती है। यह कल्पना ही रोमांचित कर देती है कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ साधना से नहीं
बल्कि अद्भुत गणना से भी भविष्य को पढ़ने की क्षमता विकसित कर ली थी। आज हम मशीनों से वही सपना पूरा कर रहे हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर और एआई कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऋषि विज्ञान का ही आधुनिक प्रतिबिंब है। भारतीय कृषि विज्ञान ने काल गणना को जीवन शैली से जोड़ा था, खेत से लेकर खगोल तक समय को साधा था। आज वही काल गणना डिजिटल स्क्रीन पर उतर आई है। बीज अब भी बोए जाते हैं। फर्क इतना है कि तब त्रुटि की बारीकी ऋषि के ध्यान में बसती थी, अब वही बारीकी डेटा सेंटरों के विशाल हॉल में झलकती है। यह विज्ञान का वही चक्र है, बीज से बाइट्स तक, हल से एल्गोरिदम तक। कहा जा सकता है कि आज की मशीनें चाहे कितनी भी तेज क्यों न हों, अंततः मानव मस्तिष्क और चेतना के ही प्रतिरूप हैं। ऋषियों ने जिस तरह ध्यान से चेतना को तराशा, हम आज सिलिकॉन चिप्स और एल्गोरिदम से वही करते हैं। वेदों और पुराणों में वर्णित काल गणना से लेकर आज के सुपर कंप्यूटर तक यह यात्रा बताती है कि मानव हमेशा ही सूक्ष्मतम को जानने और पकड़ने की कोशिश करता रहा है। प्राचीन ऋषि त्रुटि के स्तर पर समय को बांटकर ब्रह्मांड की गति को समझते थे। आज का एआई और सुपर कंप्यूटर उसी सूक्ष्म गणना से ज्ञान के नए दरवाजे खोलते हैं। विज्ञान का यह चक्र बताता है, मनुष्य का मस्तिष्क ही असली सुपर कंप्यूटर था, है और रहेगा। लोक कथाओं का कीर्ति पुरुष विक्रमादित्य एक अनूठी और समृद्ध पुस्तक है, जो सम्राट विक्रमादित्य की छवि को भारतीय लोक जीवन और संस्कृति के दर्पण में प्रस्तुत करती है। डॉक्टर पूरण सहगल ने इस पुस्तक में विभिन्न भारतीय बोलियों और भाषाओं जैसे मराठी, भोजपुरी, हिंदी, मालवी, निमाड़ी, बंजारी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, पंजाबी और हाड़ौती में प्रचलित लोक कथाओं को संकलित और व्याख्यायित किया है। यह पुस्तक न केवल विक्रमादित्य के चरित्र को पुनर्जनन करती है, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति की व्यापकता और एकता को भी रेखांकित करती है। लोक कथाओं की विविधता पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भाषाई और भौगोलिक विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों की लोक कथाएं विक्रमादित्य को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करती हैं। कहीं वे न्यायप्रिय राजा हैं, कहीं साहसी वीर, तो कहीं अंधविश्वास तोड़ने वाले सुधारक। फिर भी सभी कथाओं में एक साझा सूत्र है, विक्रमादित्य का आदर्शवादी और प्रजावत्सल चरित्र। लेखक ने इतिहास और लोक कथाओं के बीच संतुलन बनाए रखा है। बेताल पच्चीसी जैसी कथाओं की प्रतिध्वनि विभिन्न आख्यानों में सुनाई देती है, परंतु पुस्तक इन्हें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण देती है। विक्रमादित्य यहाँ केवल ऐतिहासिक शासक नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। पुस्तक में मालवा के स्वर्ण युग को रेखांकित किया गया है, जिसमें भर्तृहरि, विक्रमादित्य और महाराज भोज की त्रयी ने भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह दर्शाता है कि विक्रमादित्य ने स्वराज और सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। डॉक्टर पूरण सहगल ने इस पुस्तक में लोक कथाओं को केवल संकलित ही नहीं,
बल्कि उन्हें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पुनर्निर्मित भी किया है। यह कार्य भारतीय लोक संस्कृति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पुस्तक पाठकों को यह समझने का अवसर देती है कि कैसे एक शासक जनमानस की स्मृति में अमर हो जाता है। लेखक ने आलोचनात्मक हस्तक्षेप के बजाय कथाओं को स्वयं बोलने का अवसर दिया है, जो इसकी प्रामाणिकता को और बढ़ाता है। लोक कथाओं का कीर्ति पुरुष विक्रमादित्य भारतीय लोक संस्कृति और सम्राट विक्रमादित्य की सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक अनमोल स्रोत है। यह पुस्तक न केवल इतिहास और लोक कथाओं के प्रेमियों के लिए, बल्कि भारतीय संस्कृति की एकता और विविधता को समझने वाले प्रत्येक पाठक के लिए प्रेरणादायक है। यह हमें यह स्मरण कराती है कि विक्रमादित्य केवल एक शासक नहीं, बल्कि भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं और मूल्यों का प्रतीक हैं। कुसुमपुर प्राचीन भारत के प्रमुख नगरों में से एक था। चीनी यात्री युवान च्वांग ने कान्यकुब्ज यानी आधुनिक कन्नौज का नाम ही कुसुमपुर लिखा है। प्राचीन भारतीय नगर कुसुमपुर पटना का ही एक प्राचीन नाम था। इसे पाटलिपुत्र और पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता था। प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने भी खुद को कुसुमपुर का निवासी बताया है। एक अन्य प्रसंगानुसार कुसुमपुर ब्रह्मदेश यानी बर्मा वर्तमान म्यांमार का एक प्राचीन भारतीय नगर था, जिसका नाम संभवतः मगध के प्रसिद्ध नगर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र के नाम पर ही रखा गया था। ब्रह्मदेश में भारतीयों ने अति प्राचीन काल ही में अनेक औपनिवेशिक बस्तियां बसाई थीं।